गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है, कक्षा 12 में जो भूगोल है वो दो भागों में विभाजित कर रखा है। प्रथम भाग है उसका, जो प्रथम तुम्हारी बुक है उसका नेम है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, और जो दूसरा भाग है उसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो हम आज प्रथम जो भाग है उसका, प्रथम बुक है मानव भूगोल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानव भूगोल है क्या। मानव मतलब आप लोग जानते हैं, मानव मनुष्य। तो मानव भूगोल में मनुष्य से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन काल से ही मनुष्य, जब आदि मानव था तब से ही वो पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर था। तो मानव भूगोल का धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, उसी के बारे में इस वाले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। मानव भूगोल, सर्वप्रथम मानव भूगोल का जो विकास है वो हुआ है 18वीं शताब्दी में। इसको हम परिभाषा के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे एलन सी सैंपल ने कहा, एलन सी सैंपल जो है वो एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। वो कहती थी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल कहती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी मीन्स जो सदैव चलती रहती, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव मतलब जो हमेशा सदैव कार्य करता रहता है। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दूसरी परिभाषा जो हमने ले रखी है वो है फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार। फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल जो मानव समाज, अब समाज से आप लोग जानते होंगे, हम लोग, मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। तो मानव भूगोल मानव समाज एवं धरातल के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन है, यह अध्ययन करता है। फ्रेडरिक रेटजेल, जिनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। बच्चों ये चीज आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये एक नंबर में आता है कि मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रेटजेल को कहा जाता है। रेटजेल की एक बुक का नेम भी ज़्यादातर वो एक नंबर बहुविकल्पीय अति लघु में आता है कि मानव भूगोल के जो पिता हैं फ्रेडरिक रेटजेल, उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो उनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये रेटजेल की पुस्तक का नाम है। अगला टॉपिक हम जो लेंगे जो मानव भूगोल में है वो है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो जो ये हमारा टॉपिक है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, क्योंकि हमारे जो मानव भूगोल का प्रथम पाठ है उसका नाम ही प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। तो मेन हमारा है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र मतलब पूरे जो मानव भूगोल की तुम्हारी बुक है, तुम उसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक किन किन पाठ का अध्ययन करोगे, या जितने भी चैप्टर हैं वो सब, ये जितने भी दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, ये सब उन टॉपिक में शामिल होंगे। जैसे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में फर्स्ट में दे रखा है सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल एवं आर्थिक भूगोल। तो हम सामाजिक भूगोल को देखेंगे। सामाजिक भूगोल, सामाजिक मतलब समाज में, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक में हम देखेंगे सांस्कृतिक भूगोल, अपने रीति रिवाज, कल्चर, हर जगह के क्या होते हैं, अपने अलग अलग होते हैं। ऐतिहासिक भूगोल देखेंगे, व्यवहारवादी भूगोल, कल्याणकारी भूगोल, चिकित्सा भूगोल। नगरीय भूगोल में हम देखेंगे कि नगरों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, वो नियोजन, उनकी प्लानिंग। जैसे हमारे भारत में चंडीगढ़ ही एक ऐसी सिटी है या ऐसा नगर है जो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया था। राजनीतिक भूगोल में हम निर्वाचन भूगोल से संबंधित अध्ययन करेंगे। जनसंख्या भूगोल में जनांकिकी, जनसंख्या जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है। अब हमारी 2011 के बाद 2021 में जनगणना होगी, तो जनसंख्या भी भूगोल के अंतर्गत काउंट होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे जनसंख्या भूगोल के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद है आवास भूगोल। आवास भूगोल में मनुष्य के रहने का स्थान आवास कहलाता है। अब वो कुछ आवास नगरों में भी होते हैं एवं कुछ ग्रामीण एरिया में भी होते हैं। फिर है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल को हमेशा आय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। अब आय की प्राप्ति में संसाधनों से, कृषि से, उद्योग धंधे से, पर्यटन से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होने वाला व्यापार, इन सभी से हमें क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है। तो ये है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक जो हमारा है भौगोलिक विचारधाराएं।
तो जो हमारी भौगोलिक विचारधारा है, भौगोलिक विचारधारा जो है 3 भागों में बांटी गई है, निश्चयवाद अथवा प्रकृतिवाद, संभववाद एवं नवनिश्चयवाद। बच्चों जो आपके टॉपिक में है वो नवनिश्चयवाद है, परंतु नवनिश्चयवाद के साथ आपको इन दोनों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को इन 2 टॉपिकों को भी समझाऊंगी। तो जो निश्चयवाद है, निश्चयवाद विचारधारा का विकास सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ था। अर्थात इस जर्मन के जितने भी विद्वान हैं वो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। जर्मन विचारधारा वाले लोग निश्चयवाद प्रकृतिवाद को मानते हैं। इसके समर्थक जो हैं रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट, कांट एवं जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सी सेम्पल है, लेकिन वो भी जो है निश्चयवाद को मानती है। तो निश्चयवाद क्या कहता है कि मानव एवं प्रकृति के बीच में जो है प्रकृति हावी होती है मनुष्य पर, मतलब वो प्रकृति को ही सर्वप्रथम मानती है। कौन? निश्चयवाद। वो कहती है कि बिना प्रकृति के मानव कुछ भी नहीं है, मतलब प्रकृति ही सर्वप्रमुख और सर्वोपरि है। इसी निश्चयवाद में जो सैंपल है उन्होंने अपनी 2 परिभाषाएं समझाई थी, जो अक्सर छोटे छोटे एग्जामों में भी आते थे, ध्यान से सुनना। सैंपल कहते हैं कि जो मानव जो है भूतल की उपज है, मानव को सैंपल जो भूतल की उपज मानती है। दूसरा सैंपल कहते हैं कि मानव प्रकृति का शिशु मात्र है। तो ये जो सारे रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट, कांट एंड सैंपल थे निश्चयवादी विचारधारा को मानते हैं। निश्चयवादी विचारधारा को प्रकृतिवादी इसलिए ही कहा है क्योंकि ये प्रकृति को सर्वप्रमुख मानते हैं। अगला जो हमारा है संभववाद। संभववाद जो विचारधारा है वो फ्रांसीसी विचारधारा के लोग हैं। इसमें जैसे संभववाद का जो समर्थक करते हैं वो हैं विडाल, डी लाप्लास और बोन्स। अब जैसे निश्चयवाद में प्रकृति को ही सर्वप्रमुख माना था, परंतु संभववाद में मनुष्य को सर्वप्रमुख मान रखा है। संभववाद कहता है कि जैसे प्रकृति हमारे सामने कई समस्याएं उत्पन्न करती है, जो हमारे सामने कई संभावनाएं प्रस्तुत करती है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि, सूझबूझ एवं कार्यकुशलता की सहायता से उसका चयन करता है। तो निश्चयवाद में प्रकृति सर्वप्रमुख है, संभववाद में मनुष्य सर्वप्रमुख है। अगला टॉपिक आपका जो है वो है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद को हम रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। इसके जन्मदाता ग्रिफिथ टेलर है। अब देखो, जैसे निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना, संभववाद में मनुष्य को सर्वोपरि माना। अब नवनिश्चयवाद क्या कहते हैं कि नवनिश्चयवाद ना ही प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, ना ही मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं। नवनिश्चयवाद कहता है कि प्रकृति एवं मनुष्य के मध्य संतुलन होना चाहिए। नवनिश्चयवाद को हम समझौतावादी भी कह सकते हैं। इसके जन्मदाता ग्रिफिथ टेलर जो है, इन्होंने एक परिभाषा डिफाइन की थी, मतलब उसके लिए नवनिश्चयवाद के लिए। उनका कहना था कि जो मानव है, मानव बड़े शहर में स्थित चौराहे पे उस सिपाही की तरह है, जो क्या है वाहनों की गति को कम ज़्यादा तो कर सकता है, परंतु उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसीलिए नवनिश्चयवाद में यही समझाया गया है कि मानव और प्रकृति के मध्य संतुलन होना चाहिए। बच्चों ये नोट कर लेना, ये 1 नंबर में आता है कि नवनिश्चयवाद के जन्मदाता कौन है, ग्रिफिथ टेलर। या ऐसा भी पूछा जाता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत करी, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे या आज का जो पहला मानव भूगोल का जो पहला टॉपिक था प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, वो इतना ही है। अब कल हम आपको अगला टॉपिक समझाएंगे। धन्यवाद।